मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं। कहीं राम अवतार त्यागी जी ने लिखा कि ये दुनिया लाख चाहे तो भी ऐसा कर नहीं सकती, जमाने भर की चाहत को जहर से भर नहीं सकती, बहुत टूटन है बिखरन है घुटन भी है, मगर जब तक गजल और गीत जिंदा है मोहब्बत मर नहीं सकती। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। चंदन राय जी बहुत अच्छा काव्य पाठ करके गए और मैं डॉक्टर अनिल चौबे जी की भूमिका में खड़ा हूँ। एक दृष्टांत बस उनकी भूमिका में सुना देता हूँ। बड़े कवि हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं एक बड़ी भूमिका उनकी बनाऊं, वरना मेरा संचालक होने का धर्म कहीं गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको एक घटना सही वाकई में असली जो है वो सुनाना देना चाहता हूँ। एक बार मैं, विकास बौखल जी और डॉक्टर अनिल चौबे जी हम एक रास्ते से जा रहे थे, तो वहाँ रास्ते में एक कुआं पड़ा। उस कुएं के बाजू में एक बैठे थे साधु महाराज। उन्होंने हमें बताया कि इस कुएं की एक विशेषता है कि इसमें कोई जाकर के अपना नाम बोले तो ये कुआं उसका जवाब देता है, उसका प्रति उत्तर देता है। तो हमने कहा जी ऐसा है तो चेक करके देखते हैं। तो पहले मैं गया बाबूजी, तो मैंने अपना नाम बोला प्रशांत अग्रवाल, कुएं से जवाब आया प्रशांत अग्रवाल। इसके बाद विकास बौखल गए, उन्होंने अपना नाम बोला विकास बौखल, कुएं से जवाब आया विकास बौखल। डॉक्टर अनिल चौबे गए, इन्होंने अपना नाम बोला अनिल चौबे, मित्रों कुएं से कोई जवाब नहीं आया। मैं यकीन बता रहा हूं अगली पंक्ति में बड़ी भूमिका बना दूंगा। तो हमने साधु महाराज से जाकर के पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि प्रशांत अग्रवाल का जवाब आया, विकास बौखल का जवाब आया, पर अनिल चौबे जी का जवाब नहीं आया, इसका क्या कारण है। तो साधु महाराज बोले कि इस दुनिया में प्रशांत अग्रवाल का कोई जवाब हो सकता है, इस दुनिया में विकास बौखल का कोई जवाब हो सकता है, लेकिन डॉक्टर अनिल चौबे, इनका कोई जवाब नहीं है। अपने आप में लाजवाब शख्सियत। एक बार मैं चाहता हूं जरा जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। डॉक्टर अनिल चौबे जी आए अपना अध्यक्ष पर। मेरे भाग्य से बचे खुचे श्रोताओं, कवियों ने परिश्रम तो बहुत किया। सर दादा नहीं, आगे से मत उठ के जाइएगा। मंदिर के घंटियों के संग आरती के स्वर, मंदिर की घंटियों के संग आरती के स्वर, गूंजती ऋचाएं अविराम लेके आया हूँ। काशी का निवासी अनिल मेरा नाम, मैया शारदा को गंगा का प्रणाम लेके आया हूँ। कभी मैं बहुत बड़ा हूँ, और आज का अघोषित अध्यक्ष हूँ। बहुत लोग जल्दी ही चले गए, ये अक्सर होता है। जो बड़ा कवि होता है उसके नसीब में इतने ही लोग आते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ से ध्यान से ये सोच रहा था, जो पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी रामपाल जी से थी। रामपाल चाहे हरियाणा का हो या सतना का, चरित्र उसका एक ही तरह का। हमने क्या बिगाड़ा, हम भी इतने दूर से आए हैं, बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ तक लेके आए, थोड़े जितने लोग हैं उतने लोग जागृत हो जाइएगा। एक सामान्य आदमी जितना कवि सम्मेलन करता है, मैं उतना मना कर देता हूँ। मेरा पहुँचना बड़ा मुश्किल है। मैं आदमी कम हूँ, कवि ज्यादा हूँ। तो आप यदि थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे तो हमारा भी मन बन जाएगा और मैं बहुत बढ़िया सुना दूंगा। नहीं ध्यान से सुनिएगा तो और बढ़िया सुना दूंगा। ये हमारा तरीका है। जो आगे जो लोग बैठे हैं, अब चूंकि आप वरिष्ठ लोग हैं, तिवारी सर हैं, एक आदमी भी रहे तो हमारा काम हो जाएगा। हमको बहुत भीड़ की जरूरतें नहीं। और इस समय भी आप ताली बजा, आप बोलिए मत, आप केवल सुनिए। आप एकदम आगे मत बोलिए, इस समय केवल हमको सुनिए। और इस परिस्थिति में जमना बहुत कठिन है। सब लोगों ने जितनी तालियां बजवाई जैसे किया, अब सब लोग चले गए। कुछ लोग जो विधायक जी के अति करीब वाले लोग हैं या जिनको मंच से बहुत प्यार है, वही लोग मजबूरी में बैठे। हम भी ये समझ रहे हैं कि वो कविता के लिए नहीं बैठे।
और हम भी बस इसी चक्कर में हैं कि प्रमाणित हो जाए कि हम भी बहुत बड़े कवि हैं, तो हम भी बैठ जाए और अपना काम शुरू। लेकिन जो आगे लोग बैठे हैं, विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, आप पर एक जिम्मेदारी है, आपको मुंह लटका के नहीं बैठे रहना। जिस कवि सम्मेलन को नष्ट करना हो, शहर के गिने चुने मनहूस चेहरे लाके आगे बैठा दीजिए, वो कवि सम्मेलन वही ध्वस्त। कितना बढ़िया कवि सुना रहा विधायक जी, वो मुंह लटका के बैठे रहे तो और कभी मर जाएगा, माइक पे आएगा वो मर जाएगा, और आप पर कोई हत्या का आरोप भी नहीं है। आप हर कवि सम्मेलन में ये आज ही से खोज लीजिए कि इस शहर के सबसे मनहूस कौन है, उन सबको लाके आगे बैठे। हमारे साथ यही हुआ, लेकिन हम काशी के पंडित विपरीत परिस्थिति में भी यदि न हंसा दे तो पाएगा कभी। विधायक जी हम विदेश गए, हमको अंग्रेजी नहीं आती, हमारे आगे लंदन में 40 अंग्रेज लाके बैठा दिए और कहे पंडित जी जम के दिखाओ। अब उनको कौन सी कविता सुना, हमको अंग्रेजी ना, उनको हिंदी ना। अब यहाँ ताली बजवाना है, हमने बजवाई। 45 मिनट नॉन स्टॉप संस्कृत में कविताएं सुनाई, 40 के 40 बेहोश। दूतावास के लोगों ने कहा पंडित जी आपने ये क्या कह दिया, हमने कहा ये जालिया वाले बाग का बदला है। थोड़ी देर आप सुनेंगे तो हम आपको बहुत अच्छी कविताएं सुना देंगे। लिखा हमने खूब है, पढ़ने का कोई शौक नहीं, तो जितने लोग हैं उतने लोग मत। बस एक ही दिक्कत है कि जन्मजात खानदानी आदमी है, बड़े आदमी है, कथा वाचने की आदत है, बीच में बस केवल श्रोता या तो ताली बजाता है या जय श्री राम बोलता है, बीच में दूसरा नहीं बोलता। दूसरा बोलता तो हमारे मन टूट जाते हैं। इसके पहले जो जियो बाइडेन थे वो हमारे चाचा थे, उनका नाम जयवर्धन पांडे था, वो अमेरिका रहने लगे तो जियो बाइडेन हो गए। बहुत सारी कविताएं हमने व्हाइट हाउस में बैठ के लिखी है क्या? आदमी को अपनी प्रशंसा खुद करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो, अपनी प्रशंसा खुद करो वरना दूसरे नहीं करेंगे। अभी जो ट्रम्प है ये हमारे मौसा लगते हैं, इनका नाम ट्रम्प कुमार त्रिपाठी है, ये वहां जाकर ये सुनाते हैं। आप बस ऐसे ही वो 4-5 लोग इतने लोग में हमारा बन जाएगा। अब हम अच्छा दूसरा विकल्प भी नहीं आपको, अब कोई कभी है भी नहीं कि आप उसके बाद सुनिए, इसलिए आपको सुनना है। मैं अपने विषय में आपको बता दूं कि मैं कितना महान हूँ। हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, बिना मतलब के गरियाए, जो भी दरवाजे से गुजरे उसको गरियाना शुरू कर दे। और गांव के लोग समझते थे कि पंडित जी हैं आशीर्वाद दे रहे होंगे, तो कोई कुछ सम्मान में बोलता नहीं था। और पिताजी और बहस के गरियाए, खूब गाली दे। मृत्यु करीब आई तो उनको पास बुला के बोले बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब बताइए, जिसके बाप ने पूरे जीवन भर पूरे गांव को गाली दी, ऐसा वो क्या करे कि पूरा गांव कहे कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। पिताजी मर गए, उनके मरने के बाद हम 2 भाई हैं, लाठी लेके उसी चौतरे पर बैठते हैं, जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा के पीटते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे, जो पूरा गाली देते हैं। लेकिन हम चाहे सुनाए कैसे भी, आप लोग हैं इतने अच्छे, इतना बढ़िया सुन रहे हैं, हमारे सुनाने में कोई बहुत खासियत नहीं है। आप लोग इतने अच्छे हैं कि तमाम लोग चले गए, फिर भी आप हम जैसे कवियों को सुन रहे हैं, ये आपकी महानता है। 1-2-4 छंद सुनाते हैं, सुनिएगा। हम अपने तरह के स्वागत नहीं भी है तो हम सुनाएंगे। अब आप करिएगा क्या, आप दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते, हम ही अकेले बच्चे हैं तो कौन सा स्वागत है क्या? हमारे मुंह पे मत जाइएगा, मुंह पे मत जाइए, मुंह भले हमारा बेवकूफ की तरह है। हम आदमी
बहुत विद्वान टाइप के आदमी हैं। थोड़ा पाप किए थे, इन लोगों के साथ बैठ के रोटी खानी पड़ रही है, वरना आदमी बहुत अच्छे। ऐसा नहीं है विधायक जी की जन्मजात मुंह ऐसे पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर आधार कार्ड के हिसाब से हमको मुंह रखना पड़ता है, कहीं लाल कहीं काला कहीं पीला। एयरपोर्ट वाले घुसने नहीं देते, उनके हिसाब से मुंह। अब जो जैसा समझे, आप जैसा समझे, लेकिन आपको ऐसा समझ लेना चाहिए कि मैं वही आदमी हूँ जिसको प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने में एक वोट हमारा भी है। हम थोड़ी तालियां घनघोर बजा दीजिए, हम आपको हम इसे सुनाते हैं। हम समझ रहे हैं कि आप बड़े लोग हैं, थक चुके हैं, तो पीछे कोई बोल रहा है। देखिए ये विधायक जी ये बर्दाश्त नहीं। कुर्सी क्यों समेट रहे हो? अभी नहीं। ऐसा नहीं बेटा, तुम साधारण समझ रहे हो ना, ये कोई कभी तेरे काम नहीं आएंगे। तुम्हारे पूर्वज जब भी लोटा में भर के काशी आएंगे तो हम ही घाट किनारे तुम्हारे काम आएंगे। मैं माइक पे खड़ा हूँ, कुर्सी समेट, ऐसे होपलेस होता है। अभी मैं शुरू भी नहीं किया, कुर्सी पे कुर्सी ऐसा बैठ इतना बड़ा अपमान तो विश्व में कहीं नहीं हुआ। ये खड़े हो कुर्सी पे छोड़ना शुरू कर, ऐसा नहीं होता है। आप बैठिए, कहाँ पता नहीं, आपको डर नहीं लग रहा है? विधायक जी बैठे आप कुर्सी उठा रहे हैं। तुमको मैंने अंडरलाइन कर लिया, आना कभी आना, मैं नहीं बताऊंगा। एक ही घाट पे 3 दिन तक स्नान नहीं, आप एक जन सुनिए आनंद लीजिए, थोड़ा देर बाद। ऐसा नहीं करते, हम भी मनुष्य हैं। ऐसे हमारे साथ होता है, हमारी कुंडली में लिखा है कि जब हम खड़े होंगे भूत प्रेत शनिचर सब एक साथ जो है बिल डालने के लिए वो उपस्थित हो जाते हैं। हाँ सुनिए, ये एक दिल से हाथ स्वागत। ये चांद की बात कर रहे थे। हमारा प्रयोग देखिए, वास्तव में मैं विलक्षण कवि हूँ। आप यदि नहीं सुन पाएंगे और मिस कर जाएंगे तो आपको अफसोस होगा। हमारे जैसे कवि अब प्राप्त हो नहीं रहे, हम अकेले हैं इस सदी के। बाकी तमाम तरह के भी कवि हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं अकेला हूँ और दूसरा कोई है नहीं। सुनाते हैं, सुनिए, पहला चंद सुनाते हैं आपको। कि आशिकों ने जिस चांद की खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है, एक तुक नहीं मिलेगा। कि आशिकों ने जिस चांद के खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है, और है वही चांद तो उबड़ खाबड़, देखिए फोटो भी सेंड किया है। कि चांद सी है महबूबा मेरी जिसे शायरों ने खूब ट्रेंड किया है, और भारत ने उसी चांद के ऊपर विक्रम रोवर लैंड किया। चांद के ऊपर, ये कह रहे थे इनकी पंक्तियां बड़े बड़े कथावाचक बोलते हैं। देश का सबसे बड़ा कथावाचक काकभुसुंडी। सबसे पहला, आप हंस रहे हैं, उनसे बड़ा कोई कथावाचक नहीं हुआ, और भारत से बड़ा कोई सहिष्णु देश नहीं हुआ। आदरणीय की साक्षात उपस्थिति है। आप सुनिए, आपको आनंद। आप भी पहली बार लाइव सुन रहे होंगे। नहीं, बहुत बात सुनो। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। ऐसे आज मैं काले कपड़े में हूँ ना, इसलिए। अच्छा ठीक है। काले कपड़े में आपका गोरा स्वरूप ऐसे लग रहा है जैसे बतासे में से चींटा निकला हुआ। खूबसूरत लग रहा है। हाँ, एक चंद सुनिए, आप बड़े लोग को बचते हैं, हम सुनिए, सुनिए, आपको आनंद आएगा। कि नारियों ने आपकी पंक्तियां कथावाचक, मैं वहां पे चंद सुनाता हूँ।
कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए, लेकिन हमारे कहने का तरीका देखिए। पंक्तियाँ अच्छी हो तो कथावाचक कहते ही हैं, कथावाचक अपना कुछ नहीं कहते, सब हमारे बाप दादा का कहते हैं। तुलसीदास हमारे दादा थे, कबीरदास हमारे बाप थे, तो ये सब हमारा ही कहते हैं, उनका कुछ अपना होता नहीं है। आपकी तालियां बजनी चाहिए। केवल भारत ही एक ऐसा देश है और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता है जहाँ एक नारी की रक्षा के लिए एक गिद्ध भी आतताई से युद्ध करता है। ये केवल भारतीय संस्कृति में लिखा है, वरना विश्व के किसी इतिहास में लिखा ही नहीं गया है कि किसी गिद्ध ने किसी नारी की रक्षा के लिए किसी आतंकवादी से युद्ध किया हो। पुल बनाने का इतिहास हमारा है, हमने पहले राम सेतु का निर्माण किया, इसके बाद से पूरे विश्व ने पुल बनाने का कंसेप्ट लिया। अब एक छंद सुनाता हूँ आपको मैं हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहा हूँ, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। कि नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध जहां निज शक्ति यथा करते हैं। कि नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध जहां निज शक्ति यथा करते हैं। और सेतु बना कर के नल नील शुरू जहां सेतु प्रथा करते हैं। कि औषधि ला हनुमान जहां रघुवीर की दूर व्यथा करते हैं। और धन्य है भारत देश जहां पर काग भी राम कथा करते। धन्य है भारत देश जहां पर काग भी राम। अच्छा, हमारे खानदान में कोई बेवकूफ पैदा नहीं हुआ, किसी ने नौकरी नहीं की और कोई भूखों नहीं मरा, जितने मरे सब खाके मरे। एक भी व्यक्ति हमारा, जैसे ये रामपाल जी है, ये कई बार फोन पे कहे पंडित जी काशी नहाना चाहता हूँ, कभी बुलाइए। हमको देश भर के लोग बुलाते हैं, हम किसी को बुला नहीं पाते, हम चाह के भी नहीं बोले। विधायक जी, हमारा घर जो है वो हरिश्चंद्र घाट के किनारे है, वहाँ जो है अंतिम यात्रा होती है, जलाए वहीं सो जाते हैं। हम किसी कवि को कह दें कि एक बार सेवा का मौका दीजिए, हमारे यहाँ आइए, तो वो तुरंत नाराज हो जाते हैं। तो हम किसी को चाह के भी अपने यहाँ नहीं बुला पाते। पिताजी, माला हमको भी पहनानी चाहिए। पहले से सेट करना पड़ता है कि चंद पे माला पहनाना। आपको जज सुना। अच्छा, ये पुलिस के लोग हंस रहे हैं, आपको बहुत अच्छा सुनाते हैं। अब पुलिस यदि मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो और चाहे आपके मध्य प्रदेश की पुलिस, पूरे भारत की एक ही होती है। और वो उनका भी मन बन गया कि आज काटना है। अब एक छंद सुनिएगा, साहित्य में इसको गूढ़ भूत व्यंग कहते हैं। अभी आनंद आएगा और 2-3 दिन के बाद और मजा आएगा। वो छंद सुनिए आप। यातायात सप्ताह का आयोजन, कोई नहीं मिला तो बनारस में यातायात पुलिस ने तांगे वाले का चालान काट दिया। तांगा चलता है हमारे यहाँ, और तांगे पर यातायात का कोई नियम नहीं लागू होता। आप शब्द से जुड़िएगा, आपको आनंद आएगा, आप बड़े लोग हैं। कि यातायात पुलिस ने, सर सुन लीजिए, बहुत अच्छा छंद है। कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है। कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है। और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। ये तो मैं मजाक में कह रहा था, आपको जागृत करने के लिए। और आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए
स्थितियां आपका जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि इधर से आरती बज रही है, इधर से भजन भी हो रहा है और आपको नींद भी आ रही है, इसी में हमको पढ़ना भी है। तो सब छोड़ के केवल हमारे से जुड़े। अभी चाय में मत पीजिए, अभी अभी जो भी चाय पी रहे हैं चाय मत पिए। चाय पियेंगे आपको हंसी आ जाएगी, चाय आपके कपड़े पे गिर जाए, आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। और आप अभी मतलब ऐसा लग भी नहीं रहा है कि आप 12:30 बजे रात को रोज घर में चाय पीते होंगे। इस तरह का आप चेहरा आप इतने मतलब है नहीं, या आप मुझे डिस्टर्ब करने के लिए चाय पी रहे हैं, तो मैं इतना बेवकूफ़ हूँ नहीं जितना आप समझ रहे हैं। ये नहीं होता। आप लगता है सुनिए, मैं अभी धीरे अच्छा सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लगातार चाय पी रहे हैं, इसलिए कोई बात होती नहीं। आप चाय मत पीजिए, बिल्कुल मत पीजिए। हाँ सुनिए, एक छंद आपको सुनाता हूँ, बहुत आपको आनंद आएगा, सुनिएगा। सर विधायक जी, मैं पहली बार विदेश गया तो एक शेख साहब ने, पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाइए। हम कहे शराब में नशा है, तो कहे तुमको कैसे पता है। अच्छा न सुनाए तो पूरा काफियत तो धर्म आड़े आ जाता है। आप सबको बता रहे हैं, आप श्रेष्ठ लोग हैं। जीवन में चाहे कितना भी विषम परिस्थिति आ जाए, कभी भी सकारात्मकता को बंद कर दे भैया, बंद कर, मत बनाओ किसी को। इसका कोई मतलब होता है? मैं इधर मेहनत कर रहा, आप उधर घर घर क्या करते हो रात भर? यही काम तुम्हारा? बीवी को सोने नहीं देते हो? 12 बजे रात को काफी बना रहे हैं। इतने VIP हो गए आप। विधायक जी की उपस्थिति है, ये हमारे तरफ देख रहे हैं, तुमसे काफी बना रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं करना, आप एक बार तालियां बजाइए। तो क्या करें, हमको भी जमना है, हम भी हल्का हल्का के जमते करेंगे। तालियां बजा दीजिए, फिर हम आज सर सुनिए। तो शेख ने कहा कि पंडित शराब पे सुनाइए। सर आप छंद देखिए, आपकी उपस्थिति है तो मैं बढ़िया बढ़िया सुना रहा हूँ। तो कभी भी कोई विषम परिस्थिति आए, कभी भी सकारात्मकता का त्याग मत कीजिए। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। वहां भी सुंदरता है। जब भी दृष्टि बदलती है, व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। हमको अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला, तो जो काउंसलर मैम थी उसको हिंदी नहीं आती थी और मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने कहा डॉक्टर चौबे नहीं, जैसे इन्हें कहा था चौबा, तो उसने चौबी कहा था। योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम अप्लाई। हम गांव के आदमी, हमको क्या पता जी कैसे वीजा मिलता है। वो कागज उसने दिया, हमने पासपोर्ट में फंसाया, सदरी में रखे, मुस्कुरा के जाने लगे। उसको लगा कि जितने लोगों का कैंसिल किए हैं सब यहाँ छाती कूट कूट के रो रहे हैं, ये हंस क्यों रहा है? पंडित इधर, हमने तुम्हारा वीजा कैंसिल किया है, तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा मैडम सकारात्मक दृष्टि, जिसका एक बार वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनता है। हमेशा जीवन में आनंद और सकारात्मकता रखिए। आपको एक छंद सुनाता हूँ, सुनिए। गांव से जुड़े लोग, एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है। अब आप बता दीजिएगा सर, तो हम बैठ जाएंगे। हमको 18 अध्याय वाचने की आदत है, तो हमारा जल्दी खत्म नहीं होता। तो मन उब जाए तो बता दीजिएगा, क्योंकि अब कोई दूसरा ही नहीं, हम ही को सुनाना है। तो 15 साल के बाद इस क्षेत्र में आए, तो सोच रहे 5-10 मिनट और सुना दें, या फिर बता दीजिएगा तो हम बंद कर देंगे। रामपाल जी कितना देर सुनाना है? हमारी इच्छा की आपकी इच्छा? ठीक, हाँ तो तब सर कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हास्य व्यंग और बहुत सारे गीत गजल भी हमने लिखे हैं, अभी मैं गाऊंगा। अभी आपको हाँ, फिर अभी मैं इतना गाऊंगा कि ये आदरणीय अभी वहां से उठ जाएगी। अब आप जन सुनिए। एक सुंदर सी नायिका, खूबसूरत नायिका है, गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है। इश्क वो नहीं कि किसी सुंदरी को देख के कोई युवक आकृष्ट हो जाए, ये कविता का चमत्कार नहीं है। कविता का चमत्कार ये है कि सुंदरता जिस गली से गुजरे, पेड़ पौधे सब उसके प्रति आकृष्ट हो जाए। अब प्रयोग देखिए और आनंद लीजिएगा। वही
सुनिए कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। है ना विशेष कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, हर हर रास्ता जनाब छेकने लगा। और पोखरे में पाँव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। हमारा विकास भाई कह रहा था कि चाइना की बात हमारे अखबारों में छपता है। चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति आज के युग में किसी भी गंभीर विषय को आप और गंभीर होकर सोच लीजिए तो उसमें से हास्य की उत्पत्ति हो जाती है। अखबारों में छपता है चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए। आप गंभीरता से सोचिए, जिस चाइना की खुद की आंख खुद दिखाई नहीं देती, इतनी छोटी छोटी आंख लेकर के वो सिक्किम के प्रति, डोकलाम के प्रति दृष्टि गड़ा। अच्छा, चाइना नेशनल वीर, उसकी हाइट 5 फीट 4 फीट 3 इंच, इससे बड़ा कोई चाइना में वीर पैदा ही नहीं हुआ। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का दिख जाए तो समझिए हमारे पूर्वज तीर्थ यात्रा पे चाइना गए हुए थे। इतना बड़ा आ नहीं सकता। सुनिए आप ऐसे सुन लीजिएगा तो हमारा काम चल जाए। बहुत ज्यादा ताली, आप थक भी चुके हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन एक समस्या है कि जब भी आनंद आए तब भी थाली बजा देना चाहिए, वहीं बजा के खत्म कर दीजिए। आज आप सुने, आनंद अंदर दबा रह गया, कल चौराहे पर उद्घाटित हुआ, आप हंसने लगे और ताली बजाने लगे। लोग समझेंगे कि अरे कल तक तो विधायक जी के कार्यक्रम में देखे तो ठीक है था व्यक्ति, आज इसको क्या हो गया। तो अभी जो प्रतिक्रिया देनी है, एक बार जोर से बजा दीजिए ताली, फिर हम आपको एक क्षण सुनिए, आप प्रयोग देखिएगा, आनंद लीजिएगा, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, आपको आनंद आएगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत देर से इतने देर बैठे तो होता है। आप प्रयोग देखिए, आनंद लिखिए कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, कि बटन सी आंख क्या है। आप इतना बढ़िया सुन रहे हैं और ये प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। यहाँ तमाम कवि जब यहाँ से वापस जाते हैं तो इसकी चर्चा होती है, वरना इतना बढ़िया तरीके से इतनी रात को इस तरह की कविताएं सुनी नहीं जाती। वो आप लोग हैं, वास्तव में आप प्रणम में हैं, वो तो हम अपनी दुकान चलाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। आप सुन बहुत बढ़िया रहे, मैं आपके लिए एक बार ये माइक से ताली बजाता हूँ, बहुत बढ़िया सुने। आप प्रयोग देखिए सर, सुने कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, इजिंग पिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। कविताओं की व्यवस्था बिगड़ रही। आज क्या होता, कविता हमेशा यथार्थ और परिवेश के इर्द गिर्द घूमती है। आज रसखान भी होते तो वही लिखते जो हम लिख रहे हैं, जो देखते उनको जो दिखाई देता वो लिखते। रसखान होते तो क्या लिखते, कोचिंग छोड़ महेश सुरेश, कोचिंग छोड़ महेश सुरेश,
दिनेश निरंतर रील बनावे, कोचिंग छोड़ महेश सुरेश दिनेश निरंतर रील बनावे, और नेट यो टेट को भेदने वाले भी रूप रहस्य अभेद बतावे, कि प्यार की कई कविता रट मारे तब वो इस प्यार से पार न पावे, एक कलिकाल की सुंदरियां बस टुइया भटे पे नाच न जाए, कलिकाल की सुंदरियां बस। बाबूजी सफल हो गया काव्य पाठ, आप मुस्कुरा दिए तो हमारे बुजुर्ग यदि हमारी रचनाओं पे हंस दे तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। अच्छा आपको देख के एक छंद याद है, आप जैसे बैठे हैं हमारे गाँव, आप एक छंद सुनिए। हमारे भारत में हमारे शास्त्रों में लिखा है मंगलम मरणम यत्र, जहाँ का मृत्यु भी मंगलदायी होता है, मृत्यु कभी मंगलदायी नहीं होता, लेकिन हमारे शास्त्र में लिखा है मंगलम मरणम यत्र, यहाँ का मृत्यु भी मंगलदायी होता है। जब हमारे घर में कोई बुजुर्ग पूरी अवस्था भोग के गुजरता है तो हम जब उसकी शव यात्रा निकालते हैं पूरा गाजा बाजा के साथ निकालते हैं। हम आपको मृत्यु से छंद सुनाते हैं आज, सुनिए। असंभव है, मृत्यु की बात करेंगे आपको हंसी नहीं आएगी, लेकिन हम मृत्यु की बात करेंगे आपको हंसी आएगी। 1985 के बाद हमारे गांव में बिजली आई, टेलीविजन खरीदा गया, बाबूजी टीवी देखने बैठे। सुनिए कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। बैठने और पसरने में अंतर है। जैसे आप बैठे हैं और जैसे आप बैठे हैं, तो जब कोई मालिकाना हक से सोफे पे फैल के बैठता है तो उसको हम पसरना बोलते हैं। आप शब्द से जुड़िए, आपको मजा आएगा। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी, और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी का देख देख केस रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी भी टीवी देखने के चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी। अच्छा बाबूजी, आप तो काफी बड़े साहित्यकार हैं। आप देखिए माइक से हम कह रहे हैं गुजर गए बाबूजी, और संचालक ताली बजा के वाह वाह बहुत अच्छे। ये कवियों का प्यार होता है। एक कवि माइक से कह रहा है गुजर गए बाबूजी, दूसरा कवि समर्थन कर रहा वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये एक शब्द और सुना, हमारी भुवन मोहिनी जी पढ़ रही थी तो इधर एक बुजुर्ग जो है बहुत उछल उछल के मतलब कह रहे थे मालवा का सुनाओ, ये सुनाओ वो सुनाओ, बहुत अच्छा लगता है। ये भ्रम है, ये भ्रम है। हमारे यहाँ चले गए या होंगे, नहीं होंगे तो सवेरे अलग पहुंचा दी। हमारे यहाँ बाबूजी एक बुजुर्ग शायर थे रफीक सदानी, तो रफीक सदानी ने 4 पंक्तियां बहुत शानदार कहा था, और संचालक जी वो सब पंक्तियां सुनिए, आपको भी मजा आएगा। कोई भी श्रेष्ठ हो, कितना खूबसूरत हो, वो 4 लाइन में रफीक सदानी साहब ने उसका इतिहास भूगोल कह दिया। कहा कि सब जगह, मेरी लाइन नहीं है, ये संजोग बस चिपका रहे हैं आपको जागृत करने के लिए। रफीक सदानी साहब कहते हैं कि सब जगह पक्का मकान थोड़े है, ये सतना है राजस्थान थोड़े है, सारा ब्यूटी पार्लर का कमाल है वरना जितना लौकत है उतना जवान थोड़े है। वो भ्रम है, बेचारे बुजुर्ग। अच्छा नौजवान भी बहुत आनंद है। एक श्रृंगार का श्रृंगार और कहने का तरीका देखिए। आपको घबराहट तो नहीं हो रही है? ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा? थोड़ी सी ताली बजा दी। विधायक जी मैं बहुत अच्छा कवि हूँ और बहुत बड़ा कवि हूँ, क्योंकि वो पूरी भीड़ मिली होती ना तो फिर बहुत आनंद आया होता। लेकिन अब क्या करूँ, इन लोगों से बड़ा हूँ और रामपाल जी के से या तो बड़े हो जाओ, ठीक ही कह रही है वो।
सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते। सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते। जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए होते। जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए होते। किसी के प्यार में पड़कर हम ऐसे हो गए, वरना अभी बीजेपी में होते गवर्नर हो गए। बहुत पढ़ा लिखा करिए, आप बस आनंद के साथ सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत दिनों तक याद रहेगा। बस थोड़ा सा आप जागृत रहिए, हम समझ रहे हैं कि आप थक गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक छंद सुनिए कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी। कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी। और अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगी। अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगी। कि डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी। और 8-10 लोगों से तो चैटिंग करेंगी और सारी रात तुमको जगा के मार डालेंगी। सारी रात तुम। बाबू जी एक रचना सुना के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, टाइम लगभग हो ही गया है। एक विशेष रचना डॉक्टर साहब आदरणीय भुवन मोहिनी जी का भी आदेश है और मुझे लगता है कि मुझे जरूर सुनाना चाहिए। हाँ नहीं तो कोई नहीं, एक श्रेष्ठ रचना, चूंकि मैं समापन का कवि हूँ तो एक अच्छी रचनाओं से इसको समापन। एक बार मैं चाहता हूँ आपने जैसे अभी तक ठहाके लगाए, एक श्रेष्ठ रचना के लिए तालियां बजाकर आदेश दीजिए ताकि जो जरूरत है वो एक बार मन से की जाए। जी स्वागत है। विधायक जी, जब हम बाहर जाते हैं, हम जब देश से बाहर अन्य देश में जाते हैं तो हमारी पहचान ये नहीं होती कि हम पंडित हैं, हम किस पार्टी के हैं, किस दल के हैं, किस जाति के हैं। हमें ये माना जाता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम वहां से आए हैं जो राम की धरती है, जो कृष्ण की धरती है, इससे हमारी पहचान है। यदि हमने अपनी संस्कृति का संरक्षण नहीं किया, हमने गंगा को संरक्षित नहीं किया, तो हमारी पहचान मिट जाएगी। मेरा घर गंगा के किनारे है, बहुत कुछ लिखा गया गंगा पे। आप बड़े लोग हैं, बहुत सारी रचनाएं सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। माँ गंगा से हमारी बातचीत है, कुछ भी विशेष नहीं है। इस कविता का जन्म ऐसे हुआ कि अविरल गंगा निर्मल गंगा के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था होटल में, 5 स्टार होटल में गंगा जी पे व्याख्यान चल रहा था। जो महात्मा जी बैठ के गंगा पे प्रवचन दे रहे थे, वो टेबल का जो दृश्य था उससे अचानक 2 पंक्तियां निकली कि अविरल गंगा के लिए सबने चिंता की। अविरल गंगा के लिए सबने चिंता की, गंगा पर भाषण दिए, मिनरल वाटर पी। गंगा पर भाषण दिए, मिनरल वाटर पी। और प्रदूषण ज्यों का त्यों मिला, भगीरथ मिले अनंत। नाले गंगा में मिले, होटल में मिले संत। नाले गंगा में मिले, होटल में मिले संत। आप श्रेष्ठ जन हैं। माँ गंगा से हमारी बातचीत है, बहुत कुछ लिखा गया, खूब गंग से लेके घनानंद तक खूब लिखा गया। हमारी माँ गंगा से बातचीत है। धार्मिक विषय को व्यंग का विषय नहीं बनाया जा सकता। आज के युग में तो बिल्कुल नहीं। आप गलत से भी, सही दिशा में भी आपने व्यंग किया है तो जो जिसको धर्म की कोई जानकारी नहीं, वो भी सोशल मीडिया पे आके गाली देता है। शिव हास्य रस के देवता हैं, हर रसों के देवता है, श्रृंगार के रति हैं, हर भी रस के रुद्र हैं, हर रस के अलग अलग देवता है।
वैसे शिव हास्य रस के देवता है। मैंने 2 छंद शिव जी पे लिख दिया तो 16,000 लोग आए लाइव आकर के फेसबुक पे गाली दी कि तुमको साहित्य की जानकारी नहीं है, तुमको धर्म के विषय में जानकारी, तुमको शिव जी के विषय में जानकारी। चुपचाप सहना पड़ा। जिस रस के देवता शिव है, शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनसे आप मजाक कर सकते हैं, जिनके जीवन में विसंगतियां है, बाकी सब व्यवस्थित है। शिव को झाड़ से अषाढ़ तक नहवाते रहिए, हर हर बम बम करके। आप जनवरी में, माघ में जब मन करे जाके 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, जगन्नाथ जी को चढ़ा दीजिए, तुरंत छींक आ जाएगी उनको। और वो काढ़ा पिलाना पड़ता है जगन्नाथ जी का जब चलता है तो। लेकिन लोग गाली देते हैं। अब हमारा प्रयोग देखिए और आनंद लीजिएगा। माँ गंगा से हमारी बातचीत है, आपका भी मंच का विधान चाहता, सुनिएगा कि विष्णु के चरण ब्रह्मा के कमंडल, शिव की जटाओं से गोमुख होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। उच्छल अविरल निर्मल कल कल प्रतिपल, रास्ते में पड़ने वाले सारे पड़ावों से मुंह मोड़कर मैं आ गई उमा जैसी सहेली को छोड़कर। भगीरथ ने अपने निजी स्वार्थ में मुझे भूपे उतारा था, मैंने निस्वार्थ भाव से सगर के 60,000 उन्मत्त संतानों को तारा था। तभी से तारिणी का दंश अब तक सह रही हूँ। मैं गंगा हूँ, अनवरत बह रही हूँ। मैं गंगा हूँ, अनवरत। मैं गंगा हूँ, अनवरत बह रही हूँ। गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति गाने वालों, गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति गाने वालों, मेरे जल से झूठी कस्में खाने वालों, उल्टी पुल्टी गंगा रोज बहाने वालों, मेरे नाम पे खाने और कमाने वालों, सुन लो, मैंने 30 त्योहार, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ अपने तटों पे एक जगह जोड़ा है। और तुमने जगह जगह बात बना के हमारी गति को मोड़ा है। तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। और आप सबके पावन उपस्थिति में पौराणिक मिथकों के आधार पर 2 पंक्तियां कहता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा कि ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुमारी कुंती का रहस्य, मैं सब कुछ चुपचाप अपने कोख में पचा जाती हूँ। लेकिन जब भी कोई श्रद्धा से माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती है। ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो, ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुंवारी कुंती का रहस्य, मैं सब कुछ चुपचाप अपने कोख में पचा जाती हूँ। लेकिन जब भी कोई श्रद्धा से माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूँ। और सर, मेरा व्यक्तिगत मानना है, गंगा के तट पे जितने मठ मंदिर बने हुए हैं, यदि इनके घरों से निकलने वाली नालियों का जल, यदि उनको ट्रीटमेंट प्लांट लगा के वो शुद्ध होकर के कम से कम गिरे तो कुछ हद तक गंगा का जल निर्मल तो हो ही सकता है। बाकी की तो बात छोड़ ही दीजिए। गंगा शहर के तरफ इशारा करती है। वो देखो, सम्मानित शहर के बीचों बीच चला आ रहा नाला, वो देखो सम्मानित शहर के बीचों बीच चला आ रहा नाला, जो बदबू और बदनामी के मामले में बिल्कुल बिगड़ैल है। क्योंकि शहर के कई बड़े बड़े घरों से निकलने वाली छोटी मोटी नालियां इसकी अपनी रखेल है। तेरे आंखों के सामने हमारे जल में मिलके जमाने को मुंह चिढ़ाता है, तमाम सफाई अभियान के मुंह पे खालिश लगाता है। फिर पौराणिक मिथकों के आधार पर 2 पंक्तियां तर्क संगत रखता हूं और आपका समर्थन मांगता हूं कि दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, यशोदा और देवकी का मिश्रित दुलार यदि कन्हैया को कन्हैया बनाकर विश्व में पूजने के लिए मशहूर कर देता है तो गंगा का पानीदार पानी जब बूढ़े भीष्म के रगों में दौड़ता है तो योगेश्वर श्री कृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हथियार उठाने पे मजबूर कर देता है।
हम जैसे कवियों से माँ गंगा कहती है कि ओरे कवि तू क्रांत दृष्टा है, तू युग सृष्टा है। हमने तेरे बाप दादा टाइप के कवियों को देखा और सुना है जो ऋषिकेश, प्रयाग, हरिद्वार तक जाके माँ गंगा की प्रशंसा में लंबी लंबी रचनाएं सुनाते हैं, लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा? तू भी व्याज स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। तू क्या कर लेगा? तू भी व्याज स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। इसलिए तू जाग, सबको जगा। मेरे पास वेदना है, शब्द नहीं है, तेरे पास शब्द है। माँ जानकी नहीं, जाह्नवी हूं मैं। मेरी अंतर वेदना से ये धरा फट भी गई तो मैं उसमें समा नहीं सकती। मैं जग तारिणी हूँ, जहाँ से आई हूँ वहाँ वापस जा नहीं सकती।